फ्रेजल वर्ब, अच्छा देखो फ्रेजल वर्ब का पीडीएफ। चलिए कल कल आपको फ्रेजल वर्ब का और सिनोनिम सी लेटर का पीडीएफ दे दूंगा दोनों। हाँ, और समझ लो सीजीएल के बारे में पता चल गया होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब खान जैसी रिसर्च सेंटर से भारत के बड़े बड़े इंस्पेक्टर निकलेंगे यहां से। अभी तक था कि जहां जिस थाने में चले जाओ वहां इंस्पेक्टर हैं, एसआई भरे हैं। अब जिस मंत्रालय में जाओगे वो हर मंत्रालय में कहां का मिलेगा, तो खान जैसे सेंटर का। और देख लेना, ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खास करके आप लोग के लिए जो बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो फॉर्म ही नहीं डालते थे। वो ये सोचते थे कि प्रीलियम निकाल भी लूंगा तो मेंस में मैथ्स है, मैथ्स की हालत खराब हो जाएगी। इंग्लिश भी था 200 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना खेल होता था सब मैथ पे होता था। मैथ के हिसाब से सारी चीजें चलती थी और जितने भी स्टूडेंट्स थे जो परेशान थे इसकी वजह से, सबको पता चल ही गया होगा किस तरीके से। तो एक बात बताओ जरा, मुझे बताओ इस क्लास में कितने ग्रेजुएट हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं? इतने लोग हैं। आप लोग फॉर्म डाल देना, जितने बच्चे हैं सीजीएल का फॉर्म डाल देना। और आप सबको पता होगा प्री क्वालिफाइंग है, बस प्री क्वालिफाइंग है, प्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, प्री लगाया है, प्री पहले जैसा सेम सिनेरियो है उसका। मेन है आपका मेंस, और सीधा सीधा लिखा भी है, देखो दिखाता हूं पढ़ के। देखो लिखा है मेरिट लिस्ट फॉर ऑल अदर पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी तैयार किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेट और एग्रीगेट कराया था, यानी सेग्रीगेट मतलब अलग अलग और एग्रीगेट मतलब कुल मिला के। एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3, यानी यहां पे कह रहा सेक्शन 3 क्वालिफाइंग है बोथ मॉड्यूल्स ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, यानी फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन। यानी प्री क्वालिफाई करो, मेंस में आगे 390 नंबर है, 390 नंबर में 135 नंबर तो सिर्फ इंग्लिश का है, सबसे ज्यादा 45 क्वेश्चन दे दिया। और जीएस में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना? रीजनिंग में दिक्कत मनीष सर होने नहीं देते हैं, और पीके सर के खोपचे में जाते रहते हो, तो दिक्कत आएगा कहां? दिक्कत कहीं आएगा? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि हर मंत्रालय में अब मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो, पहला वर्ड है आपका कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा। कॉलेरिक मतलब होता है जो चिड़चिड़ा हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा। और ये आया था ग्रुपिंग वाले में भी, देखो एक ग्रुपिंग का भी पीडीएफ आपको दूंगा, ग्रुपिंग का सारे वर्ड्स ग्रुपिंग में लिखे होंगे। यानी कि कॉलेरिक का मतलब हो गया चिड़चिड़ा। अब कॉलेरिक को याद कर लो कॉलर से, कि जैसे कोई दो दोस्त हैं आपस में मिलने आते तो कोई हाथ मिलाता है, गले मिलता है, और ऐसे दोस्त है कि जैसे मिला कॉलर पकड़ लेगा। तो अब बताओ कि बार बार जैसे मिले वैसे कॉलर पकड़ लिया तो क्या हो जाएगा? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड हो जाएगा। अब बहुत सारे शब्द कराया था इसका, ग्रम्पी हो गया, क्रैबी हो गया, क्रैब्ड हो गया, कॉलरिक हो गया, शॉर्ट टेम्पर्ड है, सबका मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। चलिए चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है मिली भगत। मिली भगत समझते हो? मिली भगत का मतलब ये होता है, जैसे बैकएंड पे बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, एक दूसरे के साथ मिली भगत करके और किसी प्रोडक्ट को दिखा देती है, लॉन्च कर देती है। या फिर कॉल्यूजन का मतलब ये भी होता है कि जैसे नहीं होता है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में हुआ बिहार में, सरकार गिर गई, और जो सरकार गिरी इसमें दो पार्टियों का कॉल्यूजन था, इसी को कहते हैं कॉल्यूजन या फिर मिली भगत। यानी कि ये क्या हो जाएगा? मिली भगत। तो कॉल्यूजन को याद कर लो, कालू और उसका सन, यानी दो लोग थे, एक कालू और एक उसका सन, दोनों मिलकर क्या कर दिए? मिली भगत कर दिए, कॉल्यूजन कर दिए। तो कालू और सन मिला के कर दिए कॉल्यूजन। तो कॉल्यूजन का मतलब हो जाएगा मिली भगत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कैलस। कैलस का मतलब होता है लापरवाह, यानी जो लापरवाह है उसे कहते हैं, या फिर निर्दयी के सेंस में भी एक बार कभी कभी आ जाता है ये। तो कैलस का मतलब हो जाएगा केयरलेस, जो लापरवाह है,
नॉन चैलेंट है, रेकलेस है, रेमिस है, उसका मतलब होता है कैलस या लापरवाह। अब कैलस को याद कर लो कलश से, कलश यानी मिट्टी का जो कलश होता है, मिट्टी का कलश आप लोग लेके आते हो तो क्या केयरलेस, यानी मिट्टी का कलश कब टूट जाता है, जब आप हो जाते हो लापरवाह। यानी जब आप केयरलेस हो जाते हो तो मिट्टी का कलश क्या टूट जाता है, यानी कलश क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो कैलस कलश, कैलस कलश। ध्यान देना एक शब्द और आता है, लगे हाथ बता दे रहा हूं, मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब सतर्क या सावधान होता है, इसका ये क्या है, एंटोनिम्स है। यानी मेटिकुलस का मतलब होता है जो सचेत हो, सतर्क हो, सावधान हो, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। और उसका भी ट्रिक होता है मिट्टी का कलश, कि जब हम मिट्टी का कलश लेके आते हैं तो बड़े सतर्क और सावधान रहते हैं। तो कैलस का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, केयरलेस। नेक्स्ट देखो यहां पर है चार्लिस, चार्लिस का मतलब हो जाएगा असभ्य, बार्बरस, बार्बरस कराया था अनसिविलाइज्ड, उसे ही कहते हैं चार्लिस। तो चार्लिस को याद कर लो चार्ली से, चार्लिस, चार्ली यानी कि चार्ली जो दिखाते हैं, जैसे आपने चार्ली चैपलिन की जो देखी होगी वीडियोस वगैरह, उसमें जो कैसा दिखाया गया है, असभ्य यानी अनसिविलाइज्ड, बार्बरस, उसे कहते हैं चार्लिस। तो चार्लिस को याद कर लोगे चार्ली से कि चार्लिस कैसा था, बार्बरस था। नेक्स्ट देखो कॉल्यूड, कॉल्यूड का मतलब देखो वहां था कॉल्यूजन और उसी से बन गया कॉल्यूड। कॉल्यूड का मतलब होता है साठगांठ, साठगांठ पता है आपको, साठगांठ का मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है जैसे चौरी चौरा कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़े होगे, पढ़े हो ना, यानी यहां पर ये जो यूज किया है कॉल्यूड, और यही होता है सेम मीनिंग कॉल्यूजन निकल के आता है। कॉल्यूड का मतलब होता है साठगांठ। साठगांठ का मतलब ये है कि जैसे भारत का सबसे निर्णायक युद्ध खास करके ब्रिटिशर्स के लिए कौन सा माना जाता है, याद है कुछ, बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो भारत के 3 महान जो शासक थे, एक मीर जाफर की मीर कासिम था, मीर कासिम, और एक था सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड दिल्ली यानी मुगल सल्तनत से उठा लिया गया और यहां लड़ा गया बैटल ऑफ बक्सर। कहते हैं कि भारत का एक निर्णायक युद्ध है जिसके बाद पूरा का पूरा बंगाल पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने। अब एक बात बताओ कि यहां 3 पार्टियां लड़ी गई है, अब 3 पार्टियां अलग अलग है, तो आपस में क्या है इनका साठगांठ। इसको कॉन्स्पिरेसी में जोड़ा जाता है, यानी एक कॉन्स्पायर को दिखाता है। तो कॉल्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, साठगांठ। कॉल्यूड को याद कर लो कि कल लूडो से, कि कल जो लूडो खेले थे उसमें क्या करना पड़ा, साठगांठ। षड्यंत्र समझते हो, षड्यंत्र एग्जैक्ट मीनिंग बैठेगा, षड्यंत्र रच देना, तो षड्यंत्र को ही साठगांठ कहते हैं। तो कॉल्यूड याद रहेगा। और यही थोड़ा थोड़ा टीज देता है, इससे बना होता है कोलिजन। कोलिजन का भी मतलब मिली भगत या साठगांठ होगा। मिली भगत का मतलब वही हुआ, 3 पार्टियों को बुलाए, आपस में युद्ध लड़वा दिए, वही है कॉल्यूड या फिर कोल्यूजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी। कैलिबर शब्द कराया था, इसका सिनोनिम्स है। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, या फिर जिसे कहते हो आप इफिशियंसी। जैसे नहीं निकालते हो, एक किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर करे तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब यहां एलसीएम लेके जो आपने 2 और 1 निकाला, ये क्या है, कार्य कुशलता है, कार्य का क्षमता है। 2 और 1 3 मिला के इनकी कार्य कुशलता है, इसी को कहते हैं कॉम्पिटेंस, इसी को कहते हैं क्षमता। तो कॉम्पिटेंस को याद कर लो कॉम्पिटिशन में, कि अगर असली क्षमता चेक करना है आ जाओ कॉम्पिटिशन में उतर जाओ, पता चल जाएगा कितना क्षमता है। तो कॉम्पिटेंस कॉम्पिटिशन, यानी कंपटीशन में उतर जाने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को पता चल जाता है कि कितना किस में कितना क्षमता है। तो कॉम्पिटेंस याद रहेगा। तो कॉम्पिटेंस को याद कर लो कंपटीशन से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, और जैसे आपने सुना कन्फेशन, कन्फेशन भी इसी से बना होता है, ION नाउन बना दिया। यहां पर है कन्फेस करना, क्या है ये, वर्ब है। जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लगा हो या ना लगाने से लग जाए क्या कहलाएगा, ION लगा हो क्या हो जाएगा, नाउन। तो यहां पर कन्फेस है, हो जाता है कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, एडमिट कर लेना। जैसे नहीं होता है कि लोग गलतियां कर देते हैं और उसके बाद जाके अपने आप को कन्फेस करते हैं कि मैंने तुमसे जो कल बोला था वो मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जाने अनजाने में बोल दिया, इसी को कहते हैं क्या, कन्फेस करना। कन्फेस को याद कर लो कौन फंस से, कि कौन व्यक्ति है जो फंस जाने के बाद कन्फेस नहीं करता है। यानी जो लोग अपने आप को तेज बनते हैं लेकिन जैसे फंस जाते हैं तो क्या करना पड़ता है,
स्वीकार करना पड़ता है, यानी अपनी गलतियों को मानना पड़ता है। नहीं होता है जैसे बचपन में क्या होता था, कोई काम कर दिया, कोई गलती कर दिए, अब पापा पकड़ लिए, अब बोले बताओ किए हो कि नहीं तुम। अब बोला नहीं किया, लेकिन जहां दो लगा क्या कर लिए, स्वीकार कर लिए, कन्फेस कर लिए। तो कन्फेस का मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकार करना, एडमिट करना, किसी चीज को मान लेना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, यह भी हो जाएगा, लेकिन वहां पर अपने नेगेटिव चीजों को बताना पड़ेगा कि ये एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होगा शिखर, क्रेस्ट का मतलब होगा पीक। अब पीक के लिए बहुत सारे शब्द बताया था, एकमी, एपेक्स, क्लाइमेक्स, सब हो जाएंगे क्रेस्ट। देखो क्रेस्ट बेसिकली आता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पक्षियां होती है जिनके ऊपर इस तरीके के बने होते हैं, देखे हो, इसी को कहते हैं क्रेस्ट। जैसे मोरनी वगैरह है, देखो कि ना, तो ऊपर एक निकला होगा, उसी को कहते हैं क्रेस्ट, खास करके उसी की भाषा में। लेकिन ये टोन दे देता है शिखर का, यानी ऊंचाई का, है ऊपर सर पे है, उसी को कहा जाता है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब हो जाएगा शिखर, पीक, टॉप, जिनिथ, एपेक्स, क्लाइमेक्स, सबका मतलब होगा शिखर। अब क्रेस्ट को याद कर लो, रेस्ट, कि जो लोग जीवन में लेते हैं रेस्ट, वो जीवन में कभी नहीं पहुंच पाते हैं शिखर पे। यानी ज्यादा लोगे रेस्ट तो शिखर पर कभी पहुंच नहीं पाओगे। शिखर का मतलब होता है ऊंचाई, टॉप, अपने जीवन के सबसे टॉप ऊंचाई पर, उसे ही कहते हैं क्या, क्रेस्ट। तो क्रेस्ट को याद कर लो, रेस्ट, कि ज्यादा रेस्ट लोगे तो शिखर पर पहुंच नहीं पाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट का मतलब होता है मुकाबला करना, चैलेंज करना, कन्फ्रंट कहलाता है। यानी जैसे दो पक्ष अगर आपस में लड़ रहे हैं सामने सामने, उसी को कहते हैं कॉन्फ्रंट। अब कॉन्फ्रंट को याद कर लो, कॉन्फ्रंट यानी कि कौन फ्रंट पर है, उससे क्या चल रहा है, मुकाबला। जैसे देखो फ्रंट मतलब सामने, खास करके जैसे चेस वगैरह में देखते होगे कॉन्फ्रंट चल रहा है। या फिर आप देख लो कि जैसे आपस में जैसे कई बार टक्सन हो जाता है, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो ये जो आपस में जो मुकाबला होता है उसे ही कहते हैं कॉन्फ्रंट। यानी जितने भी हमारे कौन कौन जो भी फ्रंट पे हैं उनके साथ क्या होता है, मुकाबला। हमारे देश के जितने भी अड़ोस पड़ोस के जितने सारे हैं उनके साथ क्या होता है, मुकाबला, यानी मुकाबला करना पड़ता है। अभी कल शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सिंघियाई ने कोई एक बहुत बड़ा मैप लॉन्च किया है और उसमें कश्मीर का पूरा एरिया भारत से हटा दिया, उधर अरुणाचल प्रदेश का एरिया काट दिया, और सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी न्यूज चैनल, किसी मीडिया पर आप पे नहीं मिलेगा, आप निकाल के देखना। अभी कल का ही मैं बता रहा हूं, नहीं होगा तो मैं आपके सामने लेके चला आऊंगा। वहां जम्मू कश्मीर का पूरा एरिया हटा दिया, अरुणाचल प्रदेश को हटा दिया, और किसी भी न्यूज मीडिया वाले ने नहीं दिखाया कि यह ऐसा हुआ है। किसी की इतनी हिम्मत है, दिखा देगा। यहां पर ये जो चीजें चल रही है ना देश में, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पता है कभी भी जब हम आप लोग देखते होंगे, और कहीं ना कहीं एक देश प्रेम जो होता है सबके दिल में रहना चाहिए। मान के चलो कि अगर आपके अंदर देश प्रेम नहीं है, नेशनैलिटी की भावना नहीं है, बताओ कौन बचाने आएगा। अगर हमारा देश है, देश के अड़ोस पड़ोस में कौन है, इधर चले जाओ पाकिस्तान, चाइना, उधर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोई है जो लग रहा है कि बचाएगा आपको? तो ये हम ही हैं जो अपने आप को उभार पाएंगे, हम ही अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और ये जो चीजें हैं, जब देखते हैं ना, कल जब मैं पूरा मैप में रिसर्च कर रहा था, देखा हो सका कि कोई गलती हो सकती है, लेकिन जब उसके बारे में पूरा स्टडी किया, आर्टिकल को पढ़ा, पता चला कि हाँ ये उसने चाइना ने जनरेट किया है उस मैप को। अब भारत को मानना पड़ेगा ये। अब उसी चीज के लिए जो ऊपर का एरिया है, कितने हमने लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, कारगिल वॉर लड़ा, बहुत सारी चीजों के हमने सामना किया उसके लिए। आज भी देख लो हमारे जो सैनिक है वहां पर तैनात रहते हैं, किस लिए, इसीलिए चला जाए। चलिए आता है, कॉन्फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा, मुकाबला करना। यानी कि जो फ्रंट पे रहते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखो, कन्वे। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। या फिर देखो इस चीज को यूज करते हैं बहुत सारी चीजों के टर्म में, जैसे मैं अपने शब्दों को, मैं अपने ज्ञान को आप तक कन्वे कर रहा हूं, इसी को कहते हैं कन्वे करना। यानी कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, और हर तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने कुछ आपको स्पीच दिया, उस स्पीच को कन्वे कर दिया गया, उसको पहुंचा दिया गया, तो उसी को कहते हैं कन्वे। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना। अब कन्वे को याद कर लो, कौन वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। यानी कौन सा वे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, तो कन्वे का मतलब क्या हो जाएगा, पहुंचाना। तो कौन सा वे, कन्वे, कौन सा वे। नेक्स्ट देखो, कॉलेरिक का मतलब चिड़चिड़ा, कॉल्यूजन मिली भगत। ध्यान दो,
कॉल्यूजन मतलब मिली भगत, तो यहां कॉल्यूड मतलब साठ, ये भी साठ गांठ, या फिर इसको भी बोल सकते हो मिली भगत, सिर्फ ये नाउन फॉर्म है। कैलस, कैलस मतलब लापरवाह। कन्फेस, कन्फेशन यानी अपना चीज स्वीकार करना, गलती को स्वीकारना। कॉम्पिटेंस क्षमता, कंपटीशन में आओ। क्रेस्ट, कॉन्फ्रंट, कन्वे पहुंचाना, यानी अपने शब्दों को पहुंचाना। कन्वे मतलब बहुत तरीका होता है। बेस्ट वे टू कन्वे दिस थिंग, इस चीज को पहुंचाने का बेहतर तरीका क्या है। कन्वे का मतलब होगा कि किसी सामान को भी कहीं पहुंचा देना, ये कन्वे को दिखाता है। चलिए बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब ये जो है आपका जो सी लेटर है वो समाप्त हो गया, और ये सी लेटर है, अब इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसके क्वेश्चन समेत। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, और आपके फ्रेजल वर्ब सब समझे थे? यानी फ्रेजल वर्ब किस तरीके से काम करना है। देखो फ्रेजल वर्ब आपकी स्पीकिंग में बड़ा रोल निभाता है, स्पोकन जब करोगे उसमें रोल निभाएगा। चलिए वर्ब को स्टार्ट किया जाए, आज ही स्टार्ट करना है क्या वर्ब को? टॉपिक हुआ है। अब वर्ब के बारे में आपको बताया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट चल रहा था, यानी कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, इस पर चर्चा चल रही थी। देखो फाइनाइट का मतलब है कि जो चीज मेन वर्ब है, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर अगर एक मेन वर्ब हो, कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट वर्ब। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाए तो फाइनाइट भी होगा और दूसरा वाला इनफाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज एक सेंटेंस में कभी रिपीट नहीं होता है, इस चीज के बारे में आपको बताया था। यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को हम समझ रहे थे। यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट ये बोल रहा था कि फाइनाइट का मतलब एक वर्ब और इनफाइनाइट का मतलब जो दूसरा वाला वर्ब जो आएगा उसे इनफाइनाइट कहेंगे, और इसी के अलग अलग रूप आते हैं। फाइनाइट को मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब बचा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को अगर हम डिटेल से अगर इसके बारे में स्टडी करें तो एक होता है, देखो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट से बना होता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं जीरंड, और तीसरा जो होता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल जो है वो पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट, और तीसरा है, यही तो होता है तीन, यही होता है ना। वर्ब के बारे में बताया ही था, वर्ब तीन प्रकार के। चौथा जो होगा आईएनजी लगा दो और एस और यस लगा दो, यानी पहला होगा प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट और तीसरा होगा परफेक्ट। इसके अलावा कोई चौथा है तो बताओ। अब इसी के साथ अगर मैं जोड़ दूं पार्टिसिपल तो बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये क्या हो गया? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन प्रकार के बन गए। अब देखो कि जीरंड जो है, जीरंड के बारे में आज हम स्टार्ट कर देंगे कि जीरंड को डिटेल से पढ़ना, लेकिन इसके पहचान के बारे में बताया था कि टू के साथ अगर V1 को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव्स। यहां पर जीरंड के बारे में बताया था कि V1 के साथ ING को जोड़ दो, क्या बन गया? जीरंड। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है? ध्यान देना, ये अगर मैं बोलूं कि कहीं भी अगर V1 के साथ ING देखोगे तो क्या उसे V4 कह दोगे? ये बेसिक पहचान बता रहा हूं। V1 नहीं, यहां पे मेरा बस स्ट्रक्चर को लिखा हूं। जैसे V1 को काटो, मैंने लिखा, देखो वॉक क्या है? V1 है कि नहीं? अगर ING लिख दिया तो क्या इसे V4 कहोगे? ये बताया था आपको, क्योंकि यहां पर ये V4 सिर्फ नहीं है, V4 भी है, लेकिन V4 के अलावा भी और कुछ है। और क्या क्या है? तो मैंने बोला था कि ये क्या होता है? जीरंड। क्या होता है? अगर फाइनाइट बोला तो दिक्कत, फाइनाइट बोल के अगर मैंने इनफाइनाइट बोला तो दिक्कत, अगर मैंने इसे एडजेक्टिव बोला तो कोई दिक्कत। मैंने अगर इसे फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट एडजेक्टिव, मैंने इसे बोल दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कोई दिक्कत हुआ? यानी ये सब कुछ का काम करेगा। अब एक एक को समझते हैं कि कोई काम, वॉकिंग का काम हर चीज के जैसा कैसे हो सकता है।
एक वॉकिंग, आज से पहले तो हम यही जानते थे वॉकिंग दिखा V4 कहेंगे, इसे हम V4 कहेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया होगा कि कैसे ये जीरंड बन जाएगा, कैसे ये फाइनाइट बनेगा, इनफाइनाइट एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, इस चीज के बारे में बताया था। एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला आई एम वॉकिंग, वॉकिंग इन द पार्क। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि यहां पर सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब है, V4 है कि नहीं? तो इसका मतलब यहां पर वॉकिंग क्या है? V4। अगर मैंने इसको उठा के और सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया, वॉकिंग इज गुड, तो यहां पर ये वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहता है। अब सब्जेक्ट, अगर इसको वर्ब V4 कहोगे, एक बात बताओ, अगर इसको V4 कहोगे तो यहां भी तो वर्ब है, तो ये वर्ब और ये वर्ब कैसे हो जाएगा? तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को क्या कह देंगे? जीरंड। ये जीरंड कहलाएगा। समझ में आया? अब देखो, दो चीज के बारे में बताया। अब मैं बोलूं कि आई सॉ अ वॉकिंग लायन इन द पार्क। अब बताओ कि यहां पर ये वॉकिंग क्या है? V4 है, जीरंड है, तो फिर है क्या? यहां पर सॉ एक V2 है। अब ये वाला V2 फाइनाइट की इनफाइनाइट? इनफाइनाइट में कितने हैं? यानी ये इसके करीब है, प्रभाव ज्यादा है। यानी अगर प्रभाव ज्यादा हो तो ये फाइनाइट वर्ब, तो फिर ये कौन सा वर्ब? इनफाइनाइट वर्ब। यानी ये इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट अगर है तो फिर इनफाइनाइट के अंदर इसके बाहर कुछ नहीं होगा। तो बताओ, इन्फिनिटिव्स है, जीरंड है, तो जब ये ना इन्फिनिटिव्स है, ना जीरंड है, ना V4 है, तो फिर ये क्या हो सकता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, यही तो कुछ होगा। तो ये इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो कि यहां लॉयन से पहले है, लॉयन एक नाउन है, और नाउन से पहले कुछ भी होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव है कि नहीं? सेम चीज, इस चीज को इसलिए बताया क्योंकि ये अगर समझ गए तो समझ लो पास्ट पार्टिसिपल भी समझ में आ गया। पास्ट पार्टिसिपल क्या कहता है कि ये वाला है V4 और ये वाला है V3। यानी अगर मैंने बोला कि यहां कहीं भी अगर V3 का इस्तेमाल देखोगे तो क्या इसे कहीं भी V3 लिखा होगा? अब V3 लिखा होगा तो क्या इसे V3 कह दोगे? फाइनाइट वर्ब कह दोगे। जैसे मैंने लिखा टायर्ड। अब बताओ, टायर्ड क्या है? V3 है, V2 भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, V2 होगा, अगर V3 होगा, एक्सिलरी वर्ब भी होगा, लेकिन मेरा कहना है कि सिर्फ ये V3 नहीं है। सिर्फ V3 नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? तो आओ जरा देख लेते हैं। मैंने लिखा आई एम टायर्ड। अब एक बात बताओ, यहां पर ये एम है, यहां सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब है, ये क्या है? यहां पर ये V3 नहीं है, इसे पैसिव वॉइस कहते हैं, बिदक मत जाना। ये पैसिव वॉइस है, आई एम टायर्ड। यानी कहने का मतलब है यहां पर टायर्ड क्या हो गया? V3 का इस्तेमाल कर दिया गया। लेकिन अगर मैंने लिख दिया कि आई सॉ अ टायर्ड मैन, अब आई सॉ टायर्ड मैन, तो एक बात बताओ, यहां पर सॉ क्या है? V2 नहीं है, यानी सॉ यहां पर V2 है। बताओ, फाइनाइट की इनफाइनाइट? फाइनाइट वर्ब। तो यहां पर टायर्ड फिर क्या है? यानी यहां पर ये टायर्ड V3 क्या? फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट कहता है, यानी इनफाइनाइट वर्ब क्या कहता है कि या तो मैं इन्फिनिटिव्स होऊंगा, या जीरंड होऊंगा, या पार्टिसिपल होऊंगा। इन्फिनिटिव्स की पहचान है 2 + V1, इसका मतलब इन्फिनिटिव्स नहीं है। जीरंड की पहचान है V1 के साथ ING, इसलिए जीरंड नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V4 के जैसा है, यानी V1 के साथ ING, तो क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल क्या कहता है? V3। अब देखो,
यहां पर है क्या, यहां पर टायर्ड अगर V3 है तो कौन सा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कौन सा पार्टिसिपल। अब ये बताओ मैन नाउन है कि नहीं, तो नाउन, नाउन से पहले आने वाला। अब एक बात बताओ कि अभी सवाल पूछा था कि मैंने लिखा टायर्ड, तो टायर्ड सिर्फ V3 है, एडजेक्टिव भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, इनफाइनाइट वर्ब भी है, नहीं है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल है। इसी को कहते हैं अंग्रेजी के साथ खेलना। देखो खिला रहा हूं, चीजों को अलग अलग तरीके से खिलाना कहते हैं इसे। अब आपके दिमाग में दो प्रॉब्लम आएगी। पहला प्रॉब्लम यह आएगा कि सर अभी तो हमको याद रहेगा कि एक जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और दूसरा एक पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये तो अभी याद रहेगा कि प्रेजेंट को कहते हैं V4 और पास्ट को कहते हैं V3। ये तो आपको अभी याद रहेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाओगे कि सर ये वाला था, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं कि इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान देना, याद करा देता हूं साथ साथ। एक बात बताओ, प्रेजेंट वाला, अगर प्रेजेंट मैंने लिखा तो प्रेजेंट लिखा और यहां पास्ट लिखा, बताओ बड़ा कौन, तो प्रेजेंट के साथ क्या आएगा, V3। यानी अगर देखो यहां पर लगा लिखा V4 और यहां पर लिखा V3, तो बड़ा प्रेजेंट तो बड़ा वाला प्रेजेंट के साथ, छोटा वाला पास्ट तो छोटा वाला पास्ट के साथ। याद हो गया, इसी को कहते हैं पार्टिसिपल, यानी ये कहलाता है पार्टिसिपल। समझ में आया। अब जो चौथा है परफेक्ट पार्टिसिपल, उसकी सिंगल सा एक पहचान है, हैविंग प्लस V3। यानी हैविंग के साथ अगर V3 लगा दोगे तो बन जाएगा क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल जब मैं आगे आपको कहीं इशारा करूंगा कि देखो यहां पर ये पार्टिसिपल है और ये पार्टिसिपल ये काम करता है, तो बिदकोगे तो नहीं ना। मैं बोला कि ये देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा। मैंने बोला कि यहां पर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, इसीलिए पढ़ाया इसको, ये जो पढ़ाया इसलिए पढ़ाया पार्टिसिपल। लेकिन अब ध्यान दो, अब आपको पढ़ना है इन्फिनिटिव्स के बारे में। अब एक एक को समझाते हैं, निपटाते हैं सबको। सबसे पहले हेडिंग बनाओ इन्फिनिटिव्स। और इन्फिनिटिव्स अपने आप में देखो टिपिकल ग्रामर है, ये जो है टिपिकल ग्रामर है, इसमें ना कोई ट्रिक काम करता है और ना कोई सिद्धांत। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या है, समझना इसको ध्यान से। इन्फिनिटिव्स अपना काम, अब है ये वर्ब के टॉपिक में, लेकिन क्या इन्फिनिटिव्स वर्ब के जैसा काम करेगा। यानी इन्फिनिटिव्स कभी वर्ब के जैसा काम नहीं करता। या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा और एडवर्ब बनेगा, लेकिन कभी भी वर्ब का काम नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सब्जेक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, तो मैंने लिखा यहां पर वॉक, वॉक से पहले लिखा टू, यानी कि ये क्या बन गया, वॉक से पहले क्या लिखा, टू। अब लिख दिया टू वॉक इज गुड, यानी टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, या टू वॉक इज गुड। अब एक बात बताओ, यहां पर वर्ब है तो सब्जेक्ट है ये, तो बताओ सब्जेक्ट का काम किया कि नहीं किया ना। अब ऐसे ही अगर ऐसे ही बोल दिया कि ही इज गोइंग टू वॉक, तो गोइंग टू, तो गोइंग के बाद टू वॉक किया, तो अब एक बात बताओ कि टू वॉक ऑब्जेक्ट के जैसा बना कि नहीं। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा ये। जो टीचर है मस्त है पढ़ा के कि ये वर्ब के जैसा काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के जैसा काम करता है, ऑब्जेक्ट के जैसा काम करता है, यही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एग्जाम में पूछता है ये, ध्यान से देखो क्वेश्चन आता है, लगा है क्या कि सी लव्स स्पीक इंग्लिश, सी लव्स टू स्पीक इंग्लिश, दे प्लान टू विजिट द खान जीएस रिसर्च सेंटर, दे प्लान्ड फॉर विजिट द खान जीएस रिसर्च सेंटर। अब चार सेंटेंस आपके सामने हैं, बताओ अगर एक को राइट करूं तो कितने साथ देने वाले हैं मेरे, कोई साथ नहीं देगा, एक हाथ उठाया। अगर दूसरे को राइट करूं तो संख्या कुछ बढ़ा है, अगर तीसरे को राइट कर दिया तो
और चौथे को राइट कर दिया तो, यानी कि देखो इसमें तो दो में कुछ बी में हाथ उठा है, लेकिन सी और डी में कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि क्या होगा। और जो भी हाथ उठा रहा है या तो तुक्का मार रहा है कि सर पढ़ा रहे हैं 2+V1, तो जिसमें लगा होगा 2 से राइट करेंगे। ये दिमाग में चल रहा होगा, ध्यान दो, पूरा रूल समझो। कुछ ऐसे शब्द होते, मैं क्या बोला, टिपिकल ग्रामर है ये। इसमें जो है एज इट इज इसको पढ़ना पड़ेगा। लिखो इसे पहले जितने शब्द हैं, शब्द को नोट करो। अगर ये शब्द आपको अपनी आंखों से दिख जाए, इसी को कहते हैं टिपिकल ग्रामर। अब समझ में आएगा धीरे धीरे। हो गया। हो गया सबका। चलो, अब ये जितने शब्द हैं, अगर इनके बाद ध्यान देना, एग्जाम में सीधा एरर आएगा। अगर इनके बाद कभी भी गलती से वर्ब लगाया तो गलत काट देना। गलती से भी वर्ब लगा दिया तो गलत होगा। अगर वर्ब आएगा तो टू के साथ आएगा। अगर वर्ब आया है तो, जैसे यहां पर क्या लिखा है, जैसे मान के चलो यहां पर शब्द है एक लव, तो बोलते हो, अब बोलेगा लड़का कि सर आई लव यू बोलते हैं, तो आई लव टू यू नहीं बोलते हैं, तो बताओ यू वर्ब है। लेकिन अगर बोलना हो कि आई लव सिंग, होगा? आई लव डांस, होगा ना? आई लव टू सिंग, आई लव टू डांस, आई लव टू गो। यानी यहां पर कभी भी अगर वर्ब लगाओगे तो इसके साथ क्या लगेगा, यानी लव के बाद टू लगा के उसके बाद लगाओगे। जैसे अफोर्ड हो गया, बेग हो गया, बिगन हो गया, बॉदर हो गया। या जैसे नहीं होता है कि डिसाइडेड टू गो, नहीं बोलते हो, यानी ही डिसाइडेड टू गो, उसने डिसाइड किया कि उसे जाना है, तो टू गो होगा। डिसाइड अगर हो गया तो हेजिटेट, होप, यहां पर इंटेंड हो, लर्न हो, मैनेज हो, मीन हो, नेग्लेक्ट हो, ऑफर हो, प्लान हो। यहां पर प्रेफर हो, प्रेफर के बाद तो टू आता ही है, यानी प्रेफर के साथ टू आता है। प्रिपेयर टू, यानी प्रिपेयर टू लगेगा। प्रोसीड टू, रिफ्यूज टू, रिग्रेट टू, सीन टू, ट्राई टू, विश टू। इन सब के बाद क्या लगेगा, टू। यहां ये लिखा है क्या कि सी लव्स, अब स्पीक आया है तो स्पीक अकेले आएगा, यानी आएगा तो इसके साथ टू लगा होगा, और इसी को कहते हैं इन्फिनिटिव्स। यानी यहां पर लफ्ज क्या है, फाइनाइट वर्ब। यहां पर ये स्पीक क्या है, इनफाइनाइट वर्ब। अब इनफाइनाइट में क्या होता है, इन्फिनिटिव्स, जीरंड, पार्टिसिपल। तो जीरंड है, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल 3, प्रेजेंट वाला आईएनजी, और पास्ट वाला V3, और तीसरा जो है परफेक्ट वाला हैविंग प्लस V3 है ये। तो क्या है ये, इन्फिनिटिव। इसीलिए क्या आता है कि सी लव्स, अब लव्स आ गया तो टू स्पीक इंग्लिश। यहां पर क्या होगा, सी लव्स स्पीक इंग्लिश होगा, सी लव्स टू। अब देखो, दे प्लान्ड, अब प्लान हो या प्लान्ड हो, उनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। फॉर लगेगा, फॉर विजिट नहीं, टू विजिट। एग्जाम में यही करता है। तो इन सारे शब्दों को, एक बात बताओ कि इसी से तो क्वेश्चन पूछेगा। आप अगर एरर बनाते होगे तो एरर में देखते हो कि सर यहां पर टू लिख दिया और लिखा होगा कि ये इन्फिनिटिव्स की वजह से टू आएगा, तो यही रोल करता है। यानी प्लान्ड है तो प्लान उसमें शब्द में शामिल था, कहां गया प्लान है, देखो ये क्या है, प्लान।
अब जैसे आई ऑफर यू गो कि टू गो, टू गो, यानी ऑफर अगर आ गया तो अगर वर्ब लगाओगे तो उसके साथ टू देना पड़ेगा। क्यों? देखो रीजन क्या है, मैं बताता हूं, इसका रीजन समझो। रीजन इसका यह है कि अगर ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था, इसका रीजन पूरा बताते हैं। लड़का पूछ रहा है कि सर रीजन ऐसा क्यों होता है। एक बात बताओ, यहां पर ये V5 है कि नहीं, यहां पर ये V1 है कि नहीं, है ना। अब मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक सेंटेंस में कोई भी चीज रिपीट नहीं होता, तो यहां V5 और V1 आएगा। इसीलिए अगर इसको कह रहे हो कि ये फाइनाइट वर्ब है, तो अब इसे भी तो बनाना पड़ेगा फाइनाइट वर्ब, अगर V1 कह रहे हो तो। इसीलिए फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब आ चुका है। अब फाइनाइट वर्ब आ चुका है तो आएगा इनफाइनाइट वर्ब, यही आएगा ना। और इनफाइनाइट वर्ब में कहीं V1 बताया, किसी जगह पर V1 बताया हूं, इसीलिए इसे V1 ना होके बनना पड़ेगा 2 प्लस V1। और यही सेम कॉन्सेप्ट आएगा जीरण में भी। जीरण में क्या होगा कि कहीं पर देखो सेंटेंस बनाओगे, अभी तो आपको, अभी क्या है ना कि आपके दिमाग में चीज बैठ नहीं रहा होगा। एग्जाम के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो सीधा मार्क करूंगा कि देखो यहां पर एक वर्ब है, तो दूसरा वाला वर्ब आएगा। अब दूसरा वाला वर्ब आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इनफाइनाइट वर्ब के हिसाब से आना चाहिए। और इनफाइनाइट में क्या होगा, या तो जीरन बनना पड़ेगा, इन्फिनिटिव्स बनना पड़ेगा, या पार्टिसिपल बनना पड़ेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं पूछूं कि ये वाला स्पीक इनफाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब है, तो बताओ स्पीक यानी क्या है, ये V1 है। और कहां इनफाइनाइट में V1 आता है जी, कहीं आएगा। इसीलिए इस आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जीरंड बनाओ या इन्फिनिटिव्स बनाओ, तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव्स। कुछ शब्द ऐसे हैं और ऐसे ही आएगा जीरंड में, कुछ ऐसे शब्द हैं जो V1 के साथ ING लगा दो। अगर मैंने इसके साथ लगा दिया V4, क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल, ये बन जाएगा पार्टिसिपल। अगर लगा दिया V3 क्या बन जाएगा। और कभी भी ध्यान देना कि V2 का इस्तेमाल नहीं होता है, कहीं भी V2 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसीलिए एरर बनता है। अब यहां से एरर जो होगा बनना शुरू हो जाएगा जब एग्जाम के क्वेश्चंस को देखोगे, जब क्वेश्चन देखोगे तब समझ में आएगा। तो प्लान्ड के बाद टू विजिट होगा, ना कि द प्लान्ड फॉर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, बी एंड सी। चलिए ये सारे शब्द ध्यान से देख लेना, घोल के पी जाना। अमृत दे रहा हूं, शब्द नहीं है ये, अमृत है, घोल के पी जाना इसको। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है कि आई रिक्वेस्टेड टू कम विथ मी, I requested you to come with me. Please allow to go me. Please allow me to go. अब देखो कि यहां पर अब मैं कुछ लिस्ट दे रहा हूं आपको, लिस्ट पहले आज दे दूंगा, फिर बार बार आपको लिस्ट के बारे में चर्चा करूंगा। यहां पर है रिक्वेस्टेड, यहां पर है रिक्वेस्टेड, यहां पर है अलाउ, यहां पर है अलाउ। अगर ऐसे शब्द दिखे, अब एक बात बताओ, मैं सीधा सा एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, यहां पर क्या है, ये V2 है, यहां पर ये कम क्या है, जरा बताओ कि क्या कभी V2 और V1 एक साथ आएगा। जैसे नाउन और नाउन नहीं आ रहे थे वैसे वर्ब और वर्ब आएगा। तो ये तो चलो फाइनाइट वर्ब है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि टेंस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या कभी ये V1 अकेले हो पाएगा, इसे कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा। तो अब क्या बनेगा, इनफाइनाइट के हिसाब से बनेगा। अब इनफाइनाइट में जितना लिखवाया उसी के हिसाब से बनेगा ये। तो यहां पर कम है तो क्या कर दिया, टू कम, यानी टू कम होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे शब्द आपको अपनी आंखों से दिख जाए, एडवाइज हो, अलाउ हो, कंपेल हो, इनकरेज हो, एक्सपेक्ट हो, फॉरबिड हो, फोर्स हो, इंस्ट्रक्ट, इनवाइट, ऑब्लाइज, ऑर्डर, परमिट, परसुएड, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, शो, टीच, टेल, अर्ज, वार्न और वांट। ये थोड़ा सा ना लेबल इसका ज्यादा है, मतलब जो चीज पढ़ा रहा हूं ना नॉर्मल नहीं है ये।
आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इस चीज को, दावे के साथ कह सकता हूं। इस क्लास में 10% भी है जो पढ़ा होगा ये। और यही इस बार सीजीएल का लेवल बढ़ाएगा, यही पूछेगा। अब इन सारे शब्दों को लिखवा दिया, अब इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे धुआंधार। क्वेश्चन बनेगा कैसे नहीं। अब एक ही सेंस आपके दिमाग में डाल चुका हूं कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ो तो चेक करो कि दो वर्ब आया है, तो दो वर्ब आया है तो उसको एक तो फाइनाइट वर्ब पहचान लोगे, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब को इन्फिनिटिव्स के, इनफाइनाइट वर्ब जो होगा उसको इनफाइनाइट के अंदर आने वाले जितने भी कैटेगरी है उनके हिसाब से होना पड़ेगा। या तो इन्फिनिटिव्स बनो, या जीरंड बनो, या पार्टिसिपल बनो, लेकिन डायरेक्टली वो चीज नहीं निकल के आएगा। इसीलिए कभी भी V2 का इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा, ये टेंस में बताऊंगा। V2 का जब इस्तेमाल होता है तो अलग क्लास में होता है, यानी V3 के साथ कभी नहीं जोड़ते हैं उसे, एक अलग से एक पूरा वाक्य लेते हैं। यानी एक सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा होगा सब्जेक्ट के बाद V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यही रीजन है इसका। हो गया ना सबका। यानी ये जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों के बाद भी लगता है 2 प्लस V1, लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये देखो शब्द और भी हैं दुनिया, डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये एग्जाम के फेवरेट शब्द की बात कर रहा हूं। यानी ये शब्दों के साथ लगाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट देने के बाद। यानी जैसे अब लगा है क्या, जैसे मान के चलो रिक्वेस्ट है, अब रिक्वेस्ट लगा है तो आई रिक्वेस्ट टू कम, आई रिक्वेस्ट यू टू कम, आई रिक्वेस्ट यू टू गो। यानी इन सारे शब्द, प्लीज शो मी नहीं बोलते, प्लीज शो मी, तो शो मी यानी शो के बाद क्या लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ। टीच मी टू सिलेक्शन, यानी कि कहने का सेलेक्टेड, कहने का मतलब यह है कि यहां पर टीच लग गया, टेल मी। अर्ज यानी अर्ज लगाओ, ऑब्जेक्ट देना है, अर्ज मी, अर्ज यू, वार्न यू, मैं तुम्हें वार्न करता हूं। यानी कहने का मतलब ये जितने भी शब्द हैं इनका अगर इस्तेमाल देखो तो इनके तुरंत बाद क्या होगा, इन्फिनिटिव्स नहीं आएगा, इनके तुरंत बाद आए पहले क्या आएगा, यानी इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, यानी इसके बाद 2 प्लस V1 नहीं आएगा, इसके तुरंत बाद 2 प्लस V1 नहीं आएगा। यानी आई रिक्वेस्टेड टू कम विथ मी नहीं, आई रिक्वेस्टेड यू टू कम विथ मी। प्लीज अलाउ टू गो मी, प्लीज अलाउ मी टू गो, प्लीज अलाउ मी टू सीट, प्लीज अलाउ मी टू रीड, प्लीज अलाउ मी टू ईट। इसी से तो आता है। जितना देखो फ्रेज बताता हूं किस लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए। जैसे मुझे इजाजत दो पढ़ने की, मुझे इजाजत दो सोने की, मुझे इजाजत दो जाने की, मुझे इजाजत दो बात करने की, मुझे इजाजत दो खाना खाने की। तो प्लीज अलाउ मी टू ईट, प्लीज अलाउ मी टू गो, प्लीज अलाउ मी टू रीड, प्लीज अलाउ मी टू ईट, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज अलाउ मी टू राइट, प्लीज अलाउ मी टू ड्रिंक। यानी इनके अंग्रेजी यही से तो आता है, पूरा का पूरा फ्रेज भरा है इससे। फ्रेज पढ़ लिए, अंग्रेजी आना बहुत आसान है। समझ में आया ये। यानी इन सब के बाद अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले ऑब्जेक्ट दो, उसके बाद 2 के बाद V1 लगाते चले जाओ, सब के सब ऑप्शन बनेंगे। समझ में आया सबको। चलिए अब ध्यान से देखो, अब जो है आपको एक नेक्स्ट जो दे रहा है उसको ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या लिखा, आई ग्लेड टू मीट यू और आई एम ग्लेड टू मीट यू। He anxious to see her और he is anxious to see her। अब देखो समझाता हूं इसका रीजन क्या है। यहां पर एक बात बताओ, यहां पर है ग्लैड, यानी यहां पर क्या है, ग्लैड, यहां पर है एंग्सियस। यानी ये जो शब्द है ये दिखाता है एक वर्ब के जैसा, वर्ब टू बी के जैसा काम कर देता है। लेकिन अब ये भी वर्ब हो, ये अगर वर्ब ना हो, मान के चलो कि अगर इसको मैं बोलता हूं कि वर्ब नहीं है, इसको वर्ब नहीं है, तो बताओ कि फिर इसको वर्ब बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसको वर्ब मैं नहीं बोलता हूं तो फिर इसको वर्ब बनाना पड़ेगा। और एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब हो तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। तो टू मीट फाइनाइट वर्ब होता है, इनफाइनाइट वर्ब है। यानी कहने का यह मतलब है कि यहां पर टू मीट एक इनफाइनाइट वर्ब है। अब इनफाइनाइट वर्ब होने के रीजन से एक फाइनाइट वर्ब भी देना पड़ेगा। रूल तो यही कहता है अगर फाइनाइट वर्ब है तब तो इनफाइनाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इनफाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब चाहिए। ये इनफाइनाइट फाइनाइट जो बार बार बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना।
तो यहां पर इनफाइनाइट वर्ब है, तो इसीलिए इसे एक फाइनाइट वर्ब भी चाहिए, और वही फाइनाइट वर्ब बन के आता है वर्ब टू बी। यानी कि आई ग्लैड टू मीट यू नहीं होगा, आई एम ग्लैड टू मीट यू। ही इज एंक्सियस टू सी यू, यानी कहने का मतलब है कि इतने जो शब्द देख रहे हो, एबल हो, एंग्री हो, एंसियस हो, एस्टोनिश्ड हो, डिलाइट हो, डिसअपॉइंटेड हो, फिट हो, ग्लैड हो, हैप्पी हो, लकी हो, प्लीज्ड हो, राइट हो, शॉक्ड हो, स्टूपिड हो, सरप्राइज्ड हो, अनेबल हो, रॉन्ग हो। अब एबल है तो अनेबल भी होगा, राइट है तो रॉन्ग भी होगा। राइट है ना, देखो राइट है तो रॉन्ग भी, वहां एबल है तो अनेबल भी। जल्दी से लिखो, जितना जल्दी हो सके, रफ्तार बढ़ा दो अपना, क्योंकि वक्त आ चुका है उड़ान उड़ने की। आ गया है सीजीएल। सीधा सा सिद्धांत यह कहता है कि फाइनाइट वर्ब है तो इनफाइनाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट है तो फाइनाइट चाहिए। अगर इनफाइनाइट यानी एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं तो एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट के हिसाब से ढूंढ लो कौन क्या है, और यही चीज दिखाऊंगा जब प्रैक्टिस कराऊंगा तब। हो गया, चलिए जल्दी जल्दी लिखो ना, इतना रफ्तार धीरे चलोगे तो कैसे होगा। इसको लिखवा रहा हूं पढ़ने के लिए, एक पेपर पे लिख के इसको दीवार पे चिपका देना, डेली पढ़ना है। हो गया, चलिए अब यहां पर देखो ग्लैड है तो एक चाहिए वर्ब, तो वर्ब टू बी देना पड़ेगा, यानी आई एम ग्लैड टू, ही इज एंक्सियस टू, ना कि ही एंक्सियस। यहां पर आई ग्लैड नहीं होगा, समझ में आए तो ना। अब ये था आपका इन्फिनिटिव्स का इंट्रोडक्शन, जो कि आपने समझा, सीखा। अब देखो, अब क्या है कि फ्रेज के बारे में नहीं बोला था, कुछ कुछ फ्रेज दे देता हूं। देखो हिंदी में लिखा है क्या, पूछो क्या पूछना है, बोलो क्या बोलना है, लिखो जो लिखना है, पढ़ो जो पढ़ना है, ले लो जो लेना है, खरीद लो जो खरीदना है, दिखाओ क्या दिखाना है। इस तरीके का फ्रेज आता है दिमाग में ना। अब कैसे बनाओगे, पूछो क्या पूछना है होता है। अब किसी का फोन आया, बोला पूछो क्या पूछना है, कहीं दुकान पे गए, दिखाओ क्या दिखाना है, कोई मिलने को आओ कुछ दिखाते हैं तुमको, तो बोलोगे ना कि दिखाओ क्या दिखाना है। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है। एक शब्द होता है, यानी शब्द देखो, वांट मतलब चाहना, और व्हाट मतलब क्या। जैसे देखो एक क्वेश्चन से दिखाता हूं, पूछो क्या पूछना है, तो आस्क, देखो समझो, पूछने का क्या होता है, और क्या पूछना है तो व्हाट यू वांट टू, यानी व्हाट यू, यानी कि पूछो क्या पूछना है तो आस्क व्हाट यू वांट टू, बोलो क्या बोलना है, से व्हाट यू वांट टू, या स्पीक व्हाट यू वांट टू। अब जैसे जो भी बोलना हो आपको कि पढ़ो जो पढ़ना है तो रीड, खाओ जो खाना है, ईट व्हाट यू वांट टू, लिखा है लिखो जो लिखना है, राइट व्हाट यू वांट टू। समझ में आ रहा है ना। जाओ जहां जाना है तो वेयर लगाना पड़ेगा। देखो पढ़ो जो पढ़ना है, रीड व्हाट यू वांट टू। अंग्रेजी बोलने आ रहा है, ऐसे आएगा, डेली डेली सिखाना पड़ेगा, ये डेली का काम होगा। देखो ले लो जो लेना है तो ले लो, लेने का क्या होगा, और व्हाट यू वांट टू। अब एक बात बताओ, लेने का होता है टेक, और देने का, तो यहां है ले लो जो लेना है तो दे दो जो देना है तो गिव, यानी दे दो जो देना है तो गिव व्हाट यू वांट टू। समझ में आ रहा है। तो ऐसे एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाओ, मन में गुनते रहो कैसे अंग्रेजी बोलना है, कैसे सीखना है। इन सारी चीजों पे देखो, खरीद लो, बाई व्हाट यू वांट टू, यानी कि बाई व्हाट यू वांट टू। तो जितना बोलना हो बोलो। देखो और दिखाता हूं, दिखाओ क्या दिखाना है,
तो शो मी या फिर शो व्हाट यू वांट टू। अंग्रेजी नहीं बोलने आएगा, देखता हूं कैसे नहीं आता है। वो कैब अलग, ग्रामर अलग, नॉन ग्रामर अलग और स्पोकन अलग, यानी स्पोकन भी साथ साथ चलना है। समझ में आया? ये सारी चीजें समझ में आ रहा है ना? अब जैसे कराया था मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ, तो वैसे ही है कि जो करना है करो, पढ़ो जो पढ़ना। एक बात जरा बताना, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ध्यान दो, 1 मिनट बस लूंगा। एक बात बताओ, यहां लगा है पूछो क्या पूछना है, तो यानी आस्क व्हाट यू वांट टू। अगर मैं इसको ये कर दूं, पूछो क्या पूछना था, यानी पास की चीजों को लगा रहा हूं, तो आस्क व्हाट यू वांटेड टू। समझ में आया? यानी पूछो क्या पूछना था, यहां पर क्या है, बोलो क्या बोलना था, से व्हाट यू वांटेड टू। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।